नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं किंग्स एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब संख्याओं में वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, ये जानने से पहले हमें कुछ और प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक प्रकार की संख्या होती है प्राकृत संख्या, एक होती है पूर्ण संख्या और एक होती है पूर्णांक संख्याएं। इनके अलावा भी संख्याएं हैं, मैं उनके बारे में आगे चलकर बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं हम प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर धनात्मक दिशा में अनंत की ओर जाए वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। यानी एक से शुरू होकर 1, 2, 3 धनात्मक दिशा में हमेशा जीरो हमेशा बीच में रहता है। अब जैसे ही जीरो की तरफ देखते हैं तो जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ अगर बढ़ते हैं तो वो सारी संख्याएं होती हैं धनात्मक, और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो वो सारी संख्याएं होती हैं ऋणात्मक। यानी एक से शुरू होकर जो शुरू ही एक से होती हैं और जाती कहाँ है, धनात्मक दिशा में अनंत की तरफ जाती हैं, वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। वो होती है प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं जैसे ही डिस्कवर हुई, जैसे ही प्राकृत संख्याओं के बारे में जाना, तो इनमें तो एक से शुरू होती है, लेकिन कुछ संख्याओं में जीरो की भी उपयोगिता आई थी, जीरो का भी काम आया था। तो जैसे ही जीरो को लिया तो जीरो को इनमें शामिल करते ही वो संख्याएं कौन सी बन गई, पूर्ण संख्याएं। वो संख्याएं कौन सी बनी, पूर्ण संख्याएं। यानी वे संख्याएं जो जीरो से तो शुरू होती हैं, जीरो से तो शुरू होती हैं और किस तरफ जाती हैं, धनात्मक दिशा में अनंत की ओर जाए, वो होती है पूर्ण संख्याएं। वो संख्याएं कौन सी होंगी, पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी, प्राकृत पूर्ण में ज्यादा अंतर नहीं है, ध्यान से सुनिए। प्राकृत संख्याएं जो एक से शुरू होकर धनात्मक दिशा में अनंत की ओर जाए वो होती है प्राकृत संख्याएं। और अगर प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो यानी जीरो से शुरू होकर धनात्मक अनंत की ओर जाए वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। अब इनके अलावा कुछ संख्याएं ऐसे भी हैं जो माइनस में भी आती हैं, जिनका उपयोग माइनस में भी उपयोगिता बढ़ती है। तो माइनस संख्याओं को भी, अगर माइनस वाली सारी संख्याओं को भी अगर इनमें शामिल कर दिया जाए, पूर्ण संख्याओं में शामिल कर दिया जाए, तो वो बन जाते हैं सारे के सारे पूर्णांक। वो क्या हो जाते हैं, पूर्णांक। उनको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। यानी कि एक से शुरू होकर धनात्मक दिशा में, यानी एक से लेकर धनात्मक की जितनी भी संख्याएं हैं वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं में जैसे ही जीरो को शामिल किया तो वो संख्याएं बन गई पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के साथ माइनस की भी संख्याओं को अगर शामिल कर दिया जाए तो वो संख्याएं बोलती हैं पूर्णांक संख्याएं। यानी कि माइनस की संख्या, जैसे मैंने बताया कि जीरो को बीच में रखकर, यानी जीरो को मध्य बिंदु मानकर अगर लेफ्ट हैंड साइड के साथ बढ़ेंगे तो वो होगी सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं, और वो जो राइट साइड में है वो होगी सारी की सारी धनात्मक संख्या। यानी कि जीरो को मध्य बिंदु माना, जीरो भी इसमें शामिल होगा क्योंकि हम पूर्ण संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में माइनस की संख्याएं भी ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, पूर्णांक। यानी माइनस की भी सारी संख्या, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो देखिए माइनस का 1, माइनस का 2, ऐसे करते करते हम आते हैं माइनस का अनंत। किसमें शामिल किया किसमें शामिल किया, पूर्ण संख्या में। यानी पूर्ण संख्याएं भी आएंगी। पूर्ण संख्याएं कौन सी, जीरो से शुरू होकर धनात्मक दिशा में बढ़ने वाली, यानी 1, 2 और ऐसे करके प्लस अनंत की ओर। यानी कि वे संख्याएं जिनमें, वे पूर्ण संख्याएं जिनमें माइनस की संख्याएं भी आ जाए तो वो संख्याएं कौन सी होती है पूर्णांक संख्याएं। वो संख्याएं कौन सी होती है, पूर्णांक संख्याएं। समझ में आया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर धनात्मक दिशा में बढ़े,
धनात्मक दिशा, ये शब्द अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि कौन सा शब्द कहाँ काम में आ रहा है, कैसे उसकी परिभाषा बन रही है। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर धनात्मक दिशा में बढ़ती हैं, धनात्मक अनंत की तरफ जाती हैं, वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। और अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, किसको? जीरो को भी अगर शामिल कर दिया जाए तो वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। यानी जीरो से मिलकर बनी प्राकृत संख्याएं ही कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। और अगर पूर्ण संख्याओं में माइनस की सारी यानी ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो वो होती हैं पूर्णांक संख्याएं। अब धनात्मक संख्याओं का स्थान कौन सा है, ऋणात्मक संख्याओं का स्थान कौन सा है, जीरो का स्थान कौन सा है, ये भी एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए। जीरो को मध्य बिंदु मानना है, जीरो को मध्य बिंदु मानना है, अपने सामने रखिए ऐसे, जीरो को मानिए मध्य बिंदु, जो जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ती जा रही है। अब जहां जीरो देखें, जहां से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ती जा रही हैं, वो सारी संख्याएं होगी धनात्मक, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सारी संख्याएं बढ़ रही हैं वो होगी ऋणात्मक संख्या। और जीरो का स्थान हमेशा क्या रहता है? मध्य स्थान रहता है। आई बात समझ में? ये होगी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्या की बात। अब दो प्रकार की संख्याएं और आती हैं। एक होती है परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, एक तो होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। ये भी संख्याओं के ही प्रकार हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो बेसिक जहां से संख्याओं का उत्पत्ति शुरू हुई थी वो बताई है। उसके बाद आती है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इन संख्याओं को पढ़ने से पहले आपको एक चीज मैं बेसिक थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आपने शायद कई बार अपनी कक्षा में दशमलव प्रसार सुना होगा। दशमलव प्रसार ये क्या होता है, मैं आपको जैसे ही इस वास्तविक संख्याओं में आगे बढ़ेंगे वहां आपको अच्छे से इसके बारे में समझाऊंगा। अभी इसकी जो चीज काम में आने वाली है संख्या से सीखने में, वो मैं सिर्फ आपको वही एक बार बता रहा हूं। बाकी इसमें बहुत सारा मैटर है जो पढ़ने लायक है, जो हमारे काम आता है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। जैसे ही हम दशमलव प्रसार शुरू करेंगे वहां पर मैं इसके बारे में सारी अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है शांत दशमलव, एक तो होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। एक तो होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव कौन सा होता है देखिए एक बार, यानी अगर दशमलव के बाद आने वाले अंक कहीं एक निश्चित स्थान पर रुक जाते हैं, जहां पर दशमलव के बाद, ऐसी संख्या जहां पर दशमलव के बाद आने वाले अंक एक निश्चित स्थान पर रुक जाते हैं, वो होता है शांत दशमलव। कैसे? एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मैंने 5 पर दिया 2 का भाग, 5 पर किसका भाग दिया? 2 का। ये 5 है। 5 पर किसका भाग दिया? 2 का भाग दिया। तो अभी देखिए कितने बार जा रहे हैं, 2 दुए 4, कितना बचा? 1। या ऐसे नहीं, ऐसे देखिए आप, दो दुए 4, कितना बचा? 1। क्या हुआ? क्या 1 पर 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। यहां लगाया पॉइंट, कितना लिखा? 0। 5 दुआ 10, शेष में कितना आया? 0। अभी देखिए 2 का भाग किस पर दिया? 5 पर। क्या पूर्ण संख्या आ रही है? कोई पूर्णांक आ रहा है?
नहीं आ रहा सर, पॉइंट में संख्या आ रही है, दशमलव में संख्या आ रही है। तो अभी देखना है कि ये दशमलव शांत है या अशांत है। तो दशमलव के बाद संख्या देखेंगे, दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं आ रही हैं उसको देखेंगे, क्या वो एक निश्चित स्थान पर जाकर रुक रही हैं, क्या वो निश्चित स्थान पर जाकर रुक रही हैं। हाँ, पॉइंट के बाद 5 के बाद कोई भी संख्या नहीं आ रही, यानी पॉइंट पर 5 ये एक निश्चित स्थान है जहां पर ये संख्या यहीं रुक रही है, तो ये होता है शांत दशमलव। ये दशमलव के बाद आने वाली कोई भी संख्या एक निश्चित स्थान पर रुक जाए वो होती है शांत दशमलव। अभी बात करते हैं अशांत दशमलव। जैसा कि शांत दशमलव की परिभाषा है उसका एकदम अपोजिट है, एकदम विपरीत है कि अशांत दशमलव कौन सा होता है। यानी कि दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं रुके नहीं, या इसके कोई रुकने का निश्चित स्थान ना हो, या दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं निरंतर ही चलती रहें, चाहे वो एक ही संख्या चलती रहे या एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो, या बार बार अलग अलग संख्याएं आ रही हो, या एक प्रकार की संख्याओं का बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, या एक प्रकार की संख्या फिर दूसरी प्रकार की संख्या फिर से वही प्रकार की संख्या, ऐसे करके किसी भी तरह कोई भी प्रकार की पुनरावृत्ति अगर हो रही है और लेकिन संख्याएं कहीं पर भी एक निश्चित स्थान पर रुक नहीं रही है, वो संख्याएं होती है अशांत दशमलव। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये पुनरावृत्ति वाले, अपुनरावृत्ति वाले आगे जैसे ही दशमलव प्रसार आएगा उसमें सारा का सारा अच्छे से बढ़िया डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको 2 ही बातें सिखा रहा हूं, शांत दशमलव कहाँ क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। अभी हमें सिर्फ इन्हीं चीजों से मतलब है, क्योंकि इन्हीं चीजों का उपयोग परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा समझने में काम आता है। अशांत दशमलव कौन सा होगा, जैसे कि मैंने 10 पर भाग दिया 3 का, कितना दिया 3 का भाग, कितनी बार गया 3 बार, क्या आया 9, कितना बचा 1, तो 1 पर 3 का भाग नहीं जा रहा, क्या लगाया पॉइंट, क्या आया 10, फिर से 10 आ रहा है, कितनी बार जाएगा 3 बार, क्या आया 9, क्या बचा 1, पॉइंट है क्या लिया, फिर से 3 आया, फिर से 9 आया, क्या यह 3 कहीं पर जाकर रुकेगा। ऐसे ही अगर चलता रहा, ऐसे ही ये भाग चलेगा, तो क्या ये 3 आगे जाकर कहीं रुकेगा, कहीं पर भी ये एक निश्चित स्थान पर जाकर रुकेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। यानी दशमलव के बाद कोई भी अंक या तो पुनरावर्तित होता जाता है या फिर अंक चलते ही जाते हैं, कहीं निश्चित स्थान पर रुके नहीं, वो होता है अशांत दशमलव। वो क्या होता है, अशांत दशमलव। माफ कीजिएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, अभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। यानी अभी हमने पीछे देखा, हमने पीछे देखा एक तो प्राकृत संख्या थी, एक पूर्ण संख्या थी, एक पूर्णांक संख्या थी। वो संख्याएं अपने आप में एक पूर्ण ही संख्या थी, उनका कोई अलग से हिस्सा, किसी और चीज का हिस्सा उनमें नहीं जुड़ा हुआ था। तो ऐसे भी तो संख्याएं हैं जो उनके बीच में भी आती हैं, जो उनके बीच में भी बिलोंग करती हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में 1.2 है, 1 है, ये 2 है। ये क्या है, ये प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, क्योंकि ये तीनों में आता है। इनके बीच में 1.2, 1.3 या 1.5, 1.01 ये भी तो संख्याएं हैं।
ये भी तो संख्याएं हैं। इन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए उनको क्या नाम दिया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा अच्छे से देखिए, यानी वे संख्याएं जिनको P बटे Q रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिनको P बटा Q रूप में लिखा जा सकता है वो संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं होती है। अब इसका भी एक रूल है, वो देखिए। पूरी बात अच्छे से समझिए, फिर आपको अच्छे से पता लगेगा कि परिमेय संख्या होती क्या है। वे संख्या जिनको P बटा Q में तो लिखा जाए, लेकिन Q का मान कभी भी 0 के बराबर ना हो, Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, वो होती है परिमेय संख्या। Q का मान 0 के बराबर क्यों नहीं हो? क्योंकि यहां पर P पूर्णांक होते हैं। P क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। Q भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। Q भी कौन सी संख्या होती हैं? पूर्णांक संख्या, लेकिन इनमें 0 शामिल नहीं होता। इनमें 0 है वो शामिल नहीं होता, क्योंकि किसी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं, किसी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो वो अनंत बनाता है। यानी हमें शेषफल में क्या प्राप्त होता है? भागफल में क्या प्राप्त होता है? अनंत प्राप्त होता है। और अनंत अब तक सभी को पता है कि कभी डिस्कवर नहीं हुआ है, इसलिए Q को कभी 0 नहीं लेते। बाकी सारी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस वाली, प्लस वाली, जो भी आपके अच्छे लगे वो संख्या दोनों तरफ ले सकते हैं, लेकिन किसको नहीं ले सकते? 0 को भी नहीं ले सकते। अब आती है एक और बात इसमें कि परिमेय संख्याएं वे होंगी जिनका दशमलव प्रसार में शांत दशमलव प्राप्त होता है। शांत दशमलव प्राप्त होता है कैसे? देखिए 5/2 है, वो क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान आता है 2.5। यहां पर आकर मान है वो रुक रहा है, यानी एक फिक्स वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। कितनी? 2.5। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या, ये तो समझने की बात है। जैसे मैंने अभी इससे पहले दशमलव प्रसार इसीलिए बताया था ताकि आपको परिमेय और अपरिमेय में एक अच्छा सा अंतर समझ में आ जाए। तो अभी देखिए 2.5 है, वो शांत दशमलव में आ रहा है, यानी परिमेय संख्या है। सबसे मेन बात ये है कि ये यहाँ पर दोनों तरफ पूर्णांक होने चाहिए, दोनों तरफ ही पूर्णांक होने चाहिए। ये नहीं यहाँ पर कोई अपूर्ण संख्या आ रही है, नहीं। ऊपर और नीचे P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या होंगी? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याओं की पहचान कैसे होगी? कि उनमें क्या होगा? शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव। तो अभी देखिए परिमेय संख्या की एक पहचान और है, एक बात बताऊंगा। सारी की सारी प्राकृत, सारी पूर्ण और सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याओं में आती हैं। कैसे आती है? पूर्ण संख्याएं क्या थी? 0, 1, 2, 3। और जैसा कि मैंने आपको पीछे एक बार बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर इनके नीचे कुछ दिया हुआ नहीं हो, किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं दिया हो, तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो क्या 1 पूर्णांक नहीं है? 1 पूर्णांक है या नहीं है? 1 पूर्णांक है, पूर्ण भी है, प्राकृत भी है। यानी 1 क्या है? हम मोटा मोटी माने तो पूर्णांक में पूर्ण और प्राकृत दोनों संख्याएं आ रही है, तो क्या माने? 1 क्या है? पूर्णांक है। तो इसलिए 1/1 क्या है?
परिमेय संख्या है, 2/1 भी क्या है, परिमेय संख्या है, 3/1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्याओं में जो भागफल आ रहा है, जो हम हल कर रहे हैं, वो पॉइंट में ही आए, सीधा भी आ सकता है, लेकिन आना पूर्ण संख्या चाहिए। पूर्ण संख्या भी आ सकती है और शांत दशमलव आ सकता है। पूर्ण संख्या भी आए, शांत दशमलव आए तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे 10/5 क्या आ रहा है, 2। 10/5 या क्या ये 10/5 परिमेय संख्या नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, क्या ये पूर्णांक नहीं है? क्या q, इसमें p का मान है 10, q का मान है 5, क्या q का मान 0 के बराबर है? नहीं है। तो सारी शर्तें लग रही है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर इसकी जगह 2.4, 6 या ऐसे कुछ करके शांत दशमलव भी आता तो भी ये क्या होती, परिमेय संख्या होती। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि ये पूर्णांक ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो ये वे संख्याएं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, वे संख्याएं जो p/q रूप में लिखी जाएं और q 0 के बराबर ना हो, वो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं। और बाकी जो मैंने बातें बताई वो परिमेय संख्या के को पहचानने की बातें थी कि कैसे परिमेय संख्या को पहचान सकते हैं, कौन सी संख्या परिमेय संख्या में गिनती में आएंगी, वो होती हैं परिमेय संख्या। अभी बात करते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की जस्ट अपोजिट, परिमेय संख्या की जस्ट अपोजिट क्या होगी, वे संख्याएं जिनको p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता। आपको मोटा मोटी कुछ ना कुछ आइडिया तो ऐसे हो ही गया होगा कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा, इसलिए मैंने सबसे पहले अच्छे से बताई ताकि अपरिमेय संख्या आप बढ़िया तरीके से समझ पाएं। जिनको p/q में नहीं लिखा जा सकता, यानी इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्याओं में p और q दोनों क्या थे, पूर्णांक थे। तो यहां पर क्या होगा कि p और q दोनों ही पूर्णांक नहीं होंगे, यानी इनमें से कोई भी एक है वो पूर्णांक नहीं होगा। कोई एक पूर्णांक हो सकता है लेकिन दूसरा वाला पूर्णांक नहीं होगा, वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो सीधा सीधा मतलब इसका ये निकलता है, वे संख्याएं जिनको p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के तौर पर √2 है, इसके नीचे क्या है, 1 है। तो जैसा कि मैंने बताया, जैसे √2 है, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, वो जरूरी नहीं पूर्णांक हो, पूर्ण हो, प्राकृत हो, कोई भी संख्या हो, उनके नीचे हमेशा 1 होता है। तो यानी √2 के नीचे भी क्या है, 1 है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये p/q रूप बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि √2 है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो पूर्णांक नहीं होती। √2 की जो वैल्यू आती है वो पूर्णांक नहीं होती है। तो यानी कि इसको हम p/q रूप में नहीं दर्शा पाए, तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1416 100 ऑन, जो अभी तक भी प्राप्त अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाए, यानी ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे एक चीज क्या समझ में आ रही है, जैसा मैंने पीछे बताया था कि अशांत दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। अभी समझ में आया कि मैंने दशमलव प्रसार की वो 2 मेन बातें क्यों बताई थी, इसीलिए बताई थी कि आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अच्छे से समझ सकें, उनमें अंतर समझ सकें। क्या ये शांत दशमलव है, पाई की पूर्ण वैल्यू प्राप्त हो गई, हमें नहीं हुई, 3.1416 ही हम काम में ले रहे हैं, 3.1416 ही
हम काम में ले रहे हैं अब तक, क्योंकि हमें यहाँ तक सहूलियत प्राप्त होती है। आगे अभी तक इसके मान चल रहे हैं, अभी तक दशमलव है वो शांत नहीं हुआ है, यानी अशांत दशमलव रखने वाली सारी संख्याएं किस में आएंगी? अपरिमेय संख्या में आएंगी। किसमें आएंगी? अपरिमेय संख्या। अब आप बोलोगे सर कि 22/7 भी तो होता है, पाई का मान 22/7 भी तो होता है। नहीं होता। आज अच्छे से सुनिए, पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता। पाई का मान लगभग बराबर, शब्दों पर गौर कीजिए, पाई का मान पूर्णतः 22/7 नहीं होता। पाई का मान अपनी सरलता के लिए लगभग 22/7 के बराबर होता है। लगभग 22/7 के बराबर। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। 22/7 हम लेके चलते हैं अपनी सरलता के लिए, बाकी पाई का मान 22/7 होता नहीं है। पाई का मान लगभग ही 22/7 होता है, सिर्फ लगभग ही, पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमारे क्वेश्चन में 22/7 काम में लेने के लिए बोला जाएगा, वो अपनी सरलता के लिए, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन आएगी वो सरल हो सके। तो ये बात की परिमेय अपरिमेय। तो अब बात आती है वास्तविक संख्याओं की। परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत, यानी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। इनके अलावा भी कुछ संख्याएं हैं जिनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। इन सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब छोटी सी बात आ गई, सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है? ध्यान से सुनिए, वे संख्याएं जिनका मान काल्पनिक होता है, यानी जिनके मानों की कल्पना कर ली है, एक्चुअल में रियल में वो मान होते ही नहीं है, वो होती हैं सम्मिश्र संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। यानी देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, वे संख्याएं जिनका हल वास्तव में उपलब्ध नहीं होता, उनको हमने कल्पना के तौर पर मान लिया है, वो होती हैं काल्पनिक संख्या या सम्मिश्र संख्या। जैसे इसको हम आयोटा से लिखते हैं, क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, ये होती है जैसे अंडरूट में -2, अंडरूट में -3, अंडरूट में -25। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 25 का तो सर 5 होता है, लेकिन आगे देखिए चिन्ह क्या आ रहा है? माइनस चिन्ह आ रहा है, यानी कि ये क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। इनका हल वास्तविक में उपलब्ध नहीं है, जिसको हमने मान लिया है, ये आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा। ये होती है सम्मिश्र संख्याएं। इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। कौन कौन सी? मैं फिर से लिख रहा हूं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय,
अपरिमेय और सम्मिश्र। इनके अब हर जगह प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या ये चीजें नहीं लिखी जाती पूर्णतः, ये सिर्फ समझने के लिए। इनके लिए एक सांकेतिक रूप भी काम में नहीं जाता है, वो आप आगे लिख लीजिए। प्राकृत संख्या को बोलते हैं n, पूर्ण संख्या होती है w, पूर्ण संख्या होती है w, पूर्णांक होते हैं z। ये सारे कैपिटल में है, सारे कैपिटल में। पूर्ण परिमेय संख्या को बोलते हैं q, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं q, कॉम्प्लीमेंट और सम्मिश्र संख्या होती है आयोटा। ये इनके सांकेतिक रूप। और इन सारी संख्याओं को, इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। इन सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। ये था हमारा वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा सा, मामूली सा, ये थोड़ा ही है, इससे आगे भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं से। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि वास्तविक संख्याएं रियल में होती क्या क्या है, किसे हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। इससे आगे का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।